शनि, केतु और चंद्रमा की कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं अगर आपका कर्क लगन का चार्ट हो तो कर्क लगन के लिए इस वीडियो में हम अब नवम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। नवम भाव में देखा जाए तो यहाँ पर आपके मीन राशि में इन तीनों ही प्लैनेट का कंजक्शन बनेगा। यहाँ पे अब इनके जो डिस्पोजिटर हैं वो बृहस्पति हैं, तो आपके लिए बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी मैटर करेगी। साथ ही ऐसा कंजक्शन है तो इसमें तीनों प्लैनेट्स के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं अभी। देखिए शनि यहाँ पे आपके सप्तमेश और अष्टमेश होके आ रहे हैं, जबकि वो मीन राशि में आए हैं और शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य युति या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ केतु चंद्रमा के साथ मिलके यहाँ ग्रहण दोष का निर्माण कर रहे हैं और शनि चंद्र का यहाँ पे बन रहा है विष दोष। अब इनमें से कौन सा दोष या कौन सा योग ज्यादा प्रभावी है ये आपको देखना होगा। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे शनि का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर शनि यहाँ पे वक्री हो जाते हैं तो केतु का जो प्रभाव है वो इन पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर शनि चंद्रमा के ज्यादा क्लोज होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि चंद्रमा को काफी ज्यादा ही प्रभावित करेंगे और केतु भी वैसे तो चंद्रमा को प्रभावित करेंगे ही, क्योंकि चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है और सॉफ्ट प्लैनेट जो भी होता है वो दूसरे किसी भी प्लैनेट की दृष्टि से या उसके साथ युति से काफी तेजी से प्रभावित होता है। यहाँ पे अब चंद्रमा क्योंकि आपको स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका जो डायरेक्टली असर पड़ेगा वो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपके थॉट प्रोसेस, आपके सोचने विचार करने या अंतिम फैसला लेने पर पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो जो यहाँ पे शनि चंद्र का जो कंजक्शन है और केतु चंद्र का जो कंजक्शन बन रहा है दोनों का, ये दोनों कंजक्शन में थोड़ा डिफरेंस भी है। क्योंकि शनि चंद्र को जब भी हम साथ देखते हैं तो ऐसा जातक निर्णय लेने में काफ़ी ज़्यादा देरी कर सकते हैं, जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस कर सकता है, वो सोच नहीं सकता, विचार नहीं कर सकता और काफ़ी ज़्यादा समय लगा देता है या ओवर थिंकिंग करता है। बट केतु चंद्रमा के साथ होने के केस में स्थिति थोड़ी डिफरेंट होती है, जहाँ पर केतु चंद्रमा की सारी जो फीलिंग है यानी आपकी इमोशनल जो स्थिति है, इमोशनल जो फीलिंग है वो सब कहीं ना कहीं अपने में समाहित कर लेता है, क्योंकि केतु इस हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए जब तक कहीं ना कहीं इमोशनलेस हो जाता है, उसके जो फीलिंग्स है उसके खुद के ही समझ में नहीं आती, जब तक की जो मूड स्विंग है वो काफ़ी ज़्यादा होती है या अपने मत वो लगातार बदलता रहता है। ऐसे में जातक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। हालांकि शनि और चंद्रमा वाले कंजक्शन में जातक एटलीस्ट निर्णय तो ले लेता है लास्ट तक, लेकिन इस कंजक्शन में वो निर्णय भी काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाते हैं उसके। अब जो शनि केतु का कंजक्शन है यहाँ पे देखिए शनि केतु साथ मिलकर यहाँ पे वैराग्य योग या वैराग्य दोष का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे में जब तक छोटी उम्र से ही काफी ज्यादा अध्यात्म की तरफ झुका हो सकता है, उसके अपने पिता और माता के साथ काफी ज्यादा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इस प्रकार का जब तक कोई बहुत बड़ा साधु संत या कोई बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बन सकता है। ऐसा जातक दूसरों को बहुत अच्छे इस मामले में सजेशन दे सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। साथ ही साथ ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड होगा, भले ही उसकी प्रारंभिक शिक्षा रही है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही हो सकती है। देखिए ऐसे केस में जब हम चंद्रमा को देखते हैं शनि और केतु जैसे ग्रह के साथ, तो हमें यहाँ ये देखना होगा कि क्या शनि वक्री हो गए हैं। शनि अगर वक्री हो गए तो फिर इनका जो मूवमेंट है वो आपके अष्टम भाव की तरफ होगा केतु के साथ ही, और केतु का जो प्रभाव है शनि पर वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस केस में आपके लिए मैरिज के दृष्टिकोण से भी ये कंजक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि आपके सप्तमेश और आपके अष्टमेश हैं। इसलिए मैरिज होने के बाद चाहे आप अपने इन लॉज के साथ रिलेशनशिप को लेकर देखें, चाहे तो जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को देखें, दोनों पर ही ये प्रभाव आएगा। तो आपका जो जीवन साथी है उसमें कहीं ना कहीं शनि और ये जो केतु से रिलेटेड गुण है वो हो सकते हैं। साथ ही डिपेंड करेगा कि अब जीवन साथी आपका किस प्रकार के थॉट प्रोसेस का है, जीवन साथी के साथ आपके अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ आपका वार्तालाप या कन्वर्सेशन बहुत ही मैटर करने वाला है। नवम भाव में शनि केतु के साथ आ गए तो अपने भाग्य से आपको कोई खास उम्मीद नहीं करनी चाहिए, भाग्य आपको अपनी खुद की मेहनत से बनाना पड़ेगा। लेकिन शनि वक्री हो जाए तो ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय वो कहीं न कहीं भाग्य को दोष देता हुआ आगे बढ़ जाता है और वो मोक्ष की तरफ चला जाता है या अध्यात्म में काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर लेता है। बट शनि वक्री नहीं हो तो जातक अपने करियर में या अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाने के लिए मेहनत करता है, एफर्ट करता है। बट चंद्रमा से आप स्वयं रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो फिर आपके लगन में कोई ऐसा प्लेनेट बैठा होना चाहिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बना रहा हो। जैसे कि इवन सूर्य या कोई भी अन्य प्लेनेट, या आपके लगन को काफ़ी ज़्यादा शुभता प्रदान कर रहा हो जैसे बृहस्पति जैसा ग्रह, तो ज़्यादा अच्छा होगा।
लेकिन चंद्रमा क्योंकि अब शनि और केतु के प्रभाव में आ गए, तो जातक कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस को डेवलप नहीं कर पाएगा अपने अंदर। ऐसा जातक हो सकता है मानसिक तौर पे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष को देखे, बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव को देखे। जातक जीवन में काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकता है। ऐसा जातक डिप्रेशन में बहुत जल्दी आ सकता है और साथ ही साथ वो कोई बहुत बड़ी रिस्क लेने से भी घबरा सकता है। निर्णय लेने में कठिनाई होने के साथ-साथ जातक का जो मानसिक रूप से जो स्टेटस है, वो काफ़ी उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है और जातक एक समय बाद काफ़ी ज़्यादा विरक्ति महसूस कर सकता है अपने रिश्तों से, अपने जॉब वगैरह से, करियर वगैरह से, इवन जीवन साथी के साथ भी ऐसा ही होने की संभावना होगी। यहाँ भी अब शनि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो 7वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी। इसलिए आपको इन भावों के थ्रू जो-जो भी लाभ मिलना चाहिए था, कहीं न कहीं वो लाभ या तो आपको मिलेगा नहीं या उनसे आप डिटैच हो जाएँगे। जीवन साथी का सपोर्ट अगर देखा जाए, शनि अगर वक्री ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शनि वक्री नहीं होंगे तो उस केस में आप भले ही आध्यात्म की तरफ थोड़ा लेट जाएँगे, लेकिन यहाँ पे फिर आपका जो जीवन साथी है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड और सीरियस होगा। डिपेंड करता है फिर आपके यहाँ पे लगन में बैठा प्लैनेट, आपके सप्तम या आपके अष्टम भाव में बैठा प्लैनेट, क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो आपके मैरिड लाइफ और बाकी अन्य मामलों पर अवश्य पड़ेगा, आपके थॉट वगैरह पे भी। अब अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करें तो शनि सबसे पहले दृष्टि डालते हैं आपके 11वें घर पे। देखिए इस प्रकार का जो शनि होगा वो बहुत ज़्यादा लग्जरी, ऐशो आराम या धन के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर वैसे तो हम देखें तो शनि को, वक्री शनि को हम काफ़ी अच्छा मानते हैं, बट आपका शनि यहाँ पे वक्री होने से, क्योंकि वो केतु के प्रभाव में ज़्यादा आएगा और फिर वो जब दृष्टि डालेगा 11वें घर पे तो ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा ईमानदारी से पैसा कमाने वाला होगा। जातक कभी भी कोई धांधली नहीं करेगा, जातक कोई भी शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेगा। साथ में जो 11वें घर में बैठा प्लैनेट है, वो शनि से प्रभावित होगा, तो उस प्लैनेट विशेष को लेके आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन या और भी काफ़ी सारे आपको रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ सकते हैं। निश्चित तौर पे उस प्लैनेट विशेष को लेके आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और फोकस्ड भी। बट वो किस प्रकार का प्लैनेट है, यहाँ पर वो क्योंकि शुक्र के घर में स्थित होगा, तो शुक्र की स्थिति आपके चार्ट में कैसी है, तो वो आपकी अपेक्षाओं को बदलने में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव अपना दिखाएगा। लेकिन तीसरी दृष्टि जो भी शनि की रहती है, किसी भी भाव पे भले ही रहे, यहाँ पे जैसे 11वें घर पे, तो जातक वहाँ डिसिप्लिन को ज़्यादा यूज़ करता है, कहीं न कहीं वो बंद कर नहीं रहना चाहता है एक समय बाद। लेकिन ऐसा जो शनि होगा आपको बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं देगा और अगर देगा, तो भी आप नेटवर्क में हर किसी के साथ सोशली कनेक्ट नहीं हो सकेंगे। फिर डिपेंड करता है इस प्रकार का जो शनि है, अगर वक्री होके ये दृष्टि डाल रहा है, तो जातक की बहुत ज़्यादा लग्ज़री, ऐशो-आराम में रुचि नहीं होती और अगर वक्री नहीं भी है, शनि सामान्य स्थिति में दृष्टि डाल रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिले कर सकता है। अब यहाँ बैठा प्लैनेट शनि से प्रभावित होने की स्थिति में निश्चित तौर पे वो प्लैनेट आपके सोचने, समझने, विचार करने को काफ़ी हद तक प्रभावित करेगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे। देखिए थर्ड हाउस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थिति बन रही है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो राहु का प्लेसमेंट है वो है और राहु के साथ भी यहाँ कोई प्लैनेट स्थित हो सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए प्लेसमेंट के हिसाब से तो राहु यहाँ काफ़ी ज़्यादा वेल प्लेस्ड होंगे, थर्ड हाउस में वो आ रहे हैं। बट जब हम संबंध की बात करते हैं, जब शनि, केतु या चंद्रमा के साथ इनके रिलेशन की बात करते हैं, तो जब तक अपना बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाता अपनी काबिलियत का या अपनी क्षमता का। साथ ही यहाँ पे वैसे तो राहु का प्रभाव भी नवम भाव पे, बट राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। इस एंगल के होते हुए एक सीमा तक ही यहाँ प्रभाव रह सकता है। बट शनि को कोई भी प्लैनेट जो आपके थर्ड हाउस में राहु के साथ बैठा है वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर सकता है। वैसे तो शनि, केतु और चंद्रमा तीनों ही यहाँ राहु से प्रभावित होंगे, बट एक लिमिट के बाद कहीं न कहीं उससे ज़्यादा असर यहाँ नहीं पड़ सकता। अब जो लेकिन राहु के साथ आपके थर्ड हाउस में बैठा प्लैनेट है, वही आपकी इस मामले में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। वो प्लैनेट कहीं न कहीं इनके साथ किस प्रकार का अब रिलेशन रखता है, जैसे शनि, केतु और चंद्रमा के साथ, ये भी आपको देख लेना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर शनि का प्रभाव आ जाता है आपके सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस पे शनि का प्रभाव होगा तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा क्योंकि बॉस या आपके जो कलीग होंगे वो आपका फ़ायदा उठाएँगे, वो आपको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, पूरा मान-सम्मान नहीं देंगे। भले ही आप कितनी ज़्यादा डेडिकेटेड हो, कितनी ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, लेकिन फिर भी इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा जो जातक होगा वो अपनी रूटीन लाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, उसकी रूटीन लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है या अनस्टेबल हो सकती है। जातक बार-बार अपने निर्णयों को बदलेगा, अपने थॉट्स को भी वो बदलेगा। ऐसे केस में चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएँगी, जातक या तो बार-बार अपने वर्क प्लेस को चेंज करता जा रहा है या तो अपने प्रोफ़ेशन को चेंज करता जा रहा है। यहाँ पे अब बैठा प्लैनेट आपकी काफ़ी मदद कर सकता है और अगर बृहस्पति बहुत ही वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो बृहस्पति की मदद तो आपको मिलने ही वाली है। तो शनि का सिक्स्थ हाउस पे प्रभाव आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा माँगता है।
आपसे एफर्ट करवाता है और उस एफर्ट के बदले हो सकता है आपको सैलरी कम मिले या आपको उतना एप्रिसिएशन ना मिले। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर क्योंकि ये तीनों में से पहले तो क्योंकि शनि है तो शनि 7वें और 8वें घर के स्वामी हुए और आपके चंद्रमा लगन के स्वामी हुए। ऐसे केस में इन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स पर आप अवश्य विचार करिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी या क्या कुछ आगे आने वाले समय में रहेगा। हालाँकि क्योंकि जब हम बात करते हैं शनि, केतु और चंद्रमा की तो यहाँ पर इनकी जो महादशा है वो भी आपके लिए बहुत ही मैटर करने वाली है। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको अगर महादशा आने वाली है तो कौन से एज पीरियड में ऐसी महादशा का स्टार्टिंग है। चाहे वो शनि की है, चाहे वो केतु की है या फिर चंद्रमा की। देखिए, ऐसा जातक हो सकता है स्टार्टिंग में अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन वो उच्च शिक्षा में बहुत अच्छा करेगा। छोटी उम्र से ही ऐसा जातक मदर से दूर हो सकता है या वो काफ़ी समझदार और विवेकशील हो सकता है। इस प्रकार का शनि है तो आप में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी डेवलप होगा। बट एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ क्योंकि माताजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए छोटी उम्र से ही माताजी से दूर जाना, फैमिली से दूर जाना या अपने पढ़ने-लिखने या अपना जॉब वगैरह करने के लिए दूर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसा जातक हालाँकि काफ़ी एफ़र्ट करेगा, काफ़ी इधर-उधर घूमेगा भी, ट्रैवल भी करेगा, लेकिन वो एट द एंड काफ़ी ज़्यादा थका हुआ भी महसूस कर सकता है। तो एक बहुत ही अनसर्टेनिटी वाली ऐसी कंजंक्शन बनेगी आपके 9वें भाव में।